ओके, तो तुम लोगों को याद होगा कि हम लोग जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी उसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एक चैप्टर की जिसका नाम है रिलीजियस रिफॉर्मर्स। ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आएगा स्क्रीन पे कि हम लोगों ने रिलीजियस रिफॉर्मर्स में कौन कौन से रिफॉर्मर्स के बारे में डिस्कशन कर ली थी, और आज हम कौन से रिफॉर्मर्स करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। हम लोग जो है ऑलरेडी शाह वलीउल्लाह डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस क्लासेस। और हम लोगों ने जो सेकंड रिफॉर्मर डिस्कस करे थे वो सैयद अहमद बरेलवी थे। ये दो रिफॉर्मर्स जो हैं हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो आज हम लोग कौन से रिफॉर्मर डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग डिस्कशन करेंगे हाजी शरीयतुल्लाह के बारे में। अच्छा, अब मैं इस चैप्टर का कोई इंट्रोडक्शन आज की क्लास में नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन भी दे चुका हूँ इस चैप्टर का। और मैं आप लोगों के साथ दो रिफॉर्मर्स के बारे में डिस्कशन भी कर चुका हूँ इन द प्रीवियस क्लासेस, और उसके लिए आप लोग यूट्यूब पे मेरे लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग ज़रा थर्ड रिफॉर्मर से स्टार्ट ले रहे हैं आज, जिनका नाम है हाजी शरीयतुल्लाह। और मैं आप लोग के सामने स्क्रीन शेयर करूंगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ स्क्रीन पर कंसंट्रेट करिएगा। ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इधर हम लोगों को नज़र आ रहा है हाजी शरीयतुल्लाह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और हम लोग ज़रा देखते हैं कि हाजी शरीयतुल्लाह ने इस्लाम के रिवाइवल के लिए काम क्या किया। ठीक है। सो हम लोग हाजी शरीयतुल्लाह के बारे में बात क्या करेंगे? वॉट ही डिड फॉर रिवाइवल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। हम ज़रा इनके बारे में ये डिस्कशन करेंगे कि इन्होंने इंडिया में इस्लाम के रिवाइवल के लिए क्या किया। ठीक है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। एक इनकी अर्ली लाइफ के बारे में देखेंगे, और फिर हम इनके एफर्ट्स देखेंगे, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस देखेंगे फॉर द रिवाइवल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। तो हाजी शरीयतुल्लाह के बारे में ज़रा देखते हैं। हाजी शरीयतुल्लाह वॉज बोर्न इन फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। हाजी शरीयतुल्लाह की जो बर्थ हुई थी अगर आप देखो तो वो आपको बता रहे हैं इनकी बर्थ हुई थी फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। बंगाल के अंदर इनकी बर्थ हुई थी इन 1781। 1781 में ये पैदा हुए थे। अच्छा, तुम अगर इमेजिन करो और इंफॉर्मेशन को आप कंसिडर करें तो आप लोगों को याद होगा कि शाह वलीउल्लाह जो थे उनकी बर्थ हुई थी 1707 में। तो ये शाह वलीउल्लाह के काफी बाद आए हैं। शाह वलीउल्लाह की जो बर्थ हुई थी वो 1703 में हुई थी इनफैक्ट। ठीक है, 1703 में हुई थी इनफैक्ट। ठीक है। उनकी बर्थ हुई थी 1703 में। औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में। और अगर आप हाजी शरीयतुल्लाह की बर्थ देखो तो ये 1781 में इनकी बर्थ हुई थी। तो ये शाह वलीउल्लाह के काफी बाद आए थे। ठीक है। और ही वॉज द सन ऑफ एन ऑर्डिनरी फार्मर। और ये एक फार्मर के बेटे थे। ठीक है, इनके जो फादर थे वो एक फार्मर थे। आगे बढ़ते हैं, अर्ली लाइफ देखते हैं फिर क्विकली आगे बढ़ जाएंगे। एट अ वेरी अर्ली एज ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स। हाजी शरीयतुल्लाह के जो पेरेंट्स थे वो बहुत अर्ली एज में उनकी डेथ हो चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। At the age of 12, he was enrolled in the madrasa of Quran teacher Maulana Basharat Ali in Calcutta, where he received Islamic education and learned Arabic and Persian languages. तो आपको ये बता रहे हैं कि जब ये 12 साल के हुए एट द एज ऑफ 12, इन्होंने एक इस्लामिक स्कूल के अंदर एक मदरसे में एडमिशन लिया। सही है। और आप सबको ये पता है कि शाह वलीउल्लाह जो थे उन्होंने मदरसे रहीमिया से पढ़ा था। जो सैयद अहमद बरेलवी थे उन्होंने भी मदरसे रहीमिया से पढ़ा था। और जो हाजी शरीयतुल्लाह थे इन्होंने भी एक मदरसा से पढ़ा था। लेकिन इनका जो मदरसा था वो कैलकटा में था। और उस मदरसे के जो टीचर थे उनका नाम था मौलाना बशारत अली। तो इन्होंने जो अपनी अर्ली एजुकेशन अक्वायर करी थी वो एक इस्लामिक स्कूल से ही अक्वायर करी थी। आप इसको अर्ली एजुकेशन के बजाय एक आप तरीके से इसको बोल सकते हो कि सेकेंडरी एजुकेशन, क्योंकि 12 ईयर्स में इसको आप कह सकते हो एक सेकेंडरी एजुकेशन इन्होंने अक्वायर करी थी एक इस्लामिक स्कूल से। मदरसा किसको बोलते हैं? इस्लामिक स्कूल। और इनके जो टीचर थे उनका नाम था मौलाना बशारत अली।
इन कैलकाटा। और आप सबको पता है कैलकाटा बंगाल में है। तो इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन कैलकाटा से अक्वायर करी थी, वेयर ही रिसीव्ड इस्लामिक एजुकेशन। और इन्होंने यहाँ से अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेजेस सीखी थी, क्योंकि इनकी जो अपनी लैंग्वेज थी वो तो बंगाली थी, ये बंगाली थे। सही है। इनकी बर्थ कहाँ पे हुई थी? फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। इनका ताल्लुक बंगाल से था। तो इन्होंने उस मदरसे से अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेजेस सीखी थी। आगे बढ़ते हैं। ही वेंट टू अरेबिया, ये कहाँ चले गए? अरेबिया, फॉर फर्दर इस्लामिक एजुकेशन, एंड वॉज इंस्पायर्ड बाय वहाबी मूवमेंट देयर। और ये जो थे, ये वहाबी मूवमेंट से इंस्पायर्ड थे। ठीक है। शेख अब्दुल वहाब, उन्होंने वहाबी मूवमेंट स्टार्ट करी थी अरेबिया में, और ये वहाबी मूवमेंट से इंस्पायर्ड थे। अच्छा, इधर तुम लोग एक चीज़ और ऑब्जर्व करना, मैंने कल भी आप लोगों को एक बात बताई थी कि शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद बरेलवी, हाजी शरीयतुल्लाह, ये तीनों स्कॉलर्स अरेबिया गए थे फॉर फर्दर इस्लामिक एजुकेशन, फॉर हायर इस्लामिक एजुकेशन। सही है। और जो शाह वलीउल्लाह थे, उनके जो शेख थे, उनका नाम क्या था? ताहिर बिन इब्राहिम। अच्छा, ये जो थे हाजी शरीयतुल्लाह जो थे, ये इंस्पायर्ड थे, तीनों गए थे। सैयद अहमद बरेलवी भी गए थे, मैंने उसमें ये पॉइंट लिखवाया नहीं था, लेकिन वो भी अरेबिया गए थे। ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी। और हाजी शरीयतुल्लाह भी अरेबिया गए थे, एंड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय शेख अब्दुल वहाब, वहाबी मूवमेंट। जो शेख अब्दुल वहाब थे, बहुत एक स्कॉलरली पर्सनैलिटी थे अरेबिया की। उनकी एक मूवमेंट थी वहाबी मूवमेंट, जो उससे इंस्पायर्ड थे। आगे बढ़ते हैं। शरीयतुल्लाह केम बैक टू बंगाल फ्रॉम अरेबिया, ये अरेबिया से वापस आए एज अ स्किल्ड स्कॉलर। ये एक स्कॉलर बन चुके थे, क्योंकि इन्होंने वहाँ से इस्लामिक एजुकेशन अक्वायर करी थी, ऑफ इस्लाम एंड अरेबिक। तो जब ये अरेबिया से वापस आए पढ़कर रिलीजियस स्टडीज, ही बिकेम अ स्कॉलर ऑफ इस्लाम एंड अरेबिक। ठीक है, अरेबिक लैंग्वेज के ये एक स्कॉलर बन चुके थे। अपॉन हिज रिटर्न, जब ये वापस आए, ही हैड अ लॉन्ग बियर्ड, ही हैड अ लॉन्ग बियर्ड, ठीक है, एंड वोर अ टर्बन ऑल टाइम्स। और ये टर्बन पहनना शुरू हो गए थे हर दफा। तो इनकी बियर्ड भी थी बहुत लॉन्ग, और ये टर्बन पहनना शुरू हो गए थे। सही है, जो कि एक इस्लामिक अटायर है। आप सबको पता है कि या तो कैप होनी चाहिए, टर्बन होना चाहिए। तो ये बिल्कुल इस्लामिक जो अटायर थी, इन्होंने उसको फॉलो कर लिया था। ही हैड अ लॉन्ग बियर्ड एंड वोर अ टर्बन ऑल द टाइम्स। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं फर्दर। He believed that the Muslims of East Bengal had been oppressed by both Hindus and British। अब ये क्या समझते थे? ये समझते थे कि जो बंगाल के मुस्लिम फार्मर्स हैं, और जो मुस्लिम पॉपुलेशन है बंगाल में, ईस्ट बंगाल में, दे हैड बीन ऑप्रेस्ड बाय बोथ हिंदूज एंड ब्रिटिश। जो हिंदूज हैं, जमींदार्स, और जो ब्रिटिश हैं, वो मुस्लिम फार्मर्स के ऊपर और मुस्लिम पॉपुलेशन को ऑप्रेस करते हैं। ऑप्रेस का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, जुल्म करते हैं। तो इनको ये था कि यार मुसलमानों पे बंगाल के जुल्म हो रहा है। और ये जुल्म कौन कर रहे हैं? ये जुल्म कर रहे हैं हिंदू जमींदार्स और ब्रिटिश। Muslims had been given few opportunities in education and employment। मुसलमानों को एजुकेशन अक्वायर नहीं करने दी जाती थी, और मुसलमानों को अच्छी जॉब्स भी नहीं दी जाती थी। जो अच्छी जॉब्स थी, वो हिंदूज को दी जाती थी, और मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम्स वर टैक्स्ड हैविली बाय हिंदू जमींदार्स। मुसलमानों के ऊपर हिंदू जमींदार्स ने बहुत हैवी टैक्सेस लगाए हुए थे। ठीक है, क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? अच्छा बेटा, इधर सिविल सर्विस को अभी कंसिडर ना करो, जो इंडियन सिविल सर्विस थी, वो लेटर ऑन हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पढ़ेंगे। ठीक है। इधर मुसलमानों पे जो ज़्यादा जुल्म हो रहा था बंगाल में, वो हिंदू जमींदार्स कर रहे थे। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर वो आपको ये बता रहे हैं कि जो मुसलमान थे बंगाल के, उनको ऑप्रेस किया जा रहा था, उन पे जुल्म हो रहा था। हिंदूज और ब्रिटिश उन पे जुल्म कर रहे थे। मुसलमानों को जॉब्स नहीं दी जाती थी, मुसलमानों को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, और मुसलमानों के ऊपर हिंदू जमींदार्स ने हैवी टैक्सेस लगाए हुए थे। सही है। तो ये मैंने अभी तक जो आपके सामने बात डिस्कस करी है, ये मैंने हाजी शरीयतुल्लाह के बारे में एक इंट्रोडक्शन डिस्कस की है, कि वो कहाँ पे पैदा हुए, उनकी बर्थ कहाँ पे हुई, उन्होंने अपनी एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन कहाँ पे अक्वायर करी, हायर एजुकेशन के लिए कहाँ गए, और उनका बिलीफ क्या था।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, एट द सेम टाइम ही बिलीव्ड दैट द सब कॉन्टिनेंट हैड बिकम दारुल हर्ब। ये समझते थे, इनका एक बिलीफ था कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो दारुल हर्ब बन चुका है। क्या बन चुका है? दारुल हर्ब। अब ये जो दारुल हर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है अ लैंड रूल्ड बाय नॉन मुस्लिम्स। ये आपको इसका मतलब नजर आ रहा है? अच्छा, तुम सबको पता है इंडिया में मुगल्स की गवर्नमेंट थी, मुगल एम्पायर रूल कर रही थी। लेकिन मुगल एम्पायर जो थी, जो मुगल एम्परर्स थे, वो बहुत वीक हो चुके थे। बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे औरंगज़ेब की डेथ के बाद। और जो इंडिया के बहुत सारे एरियाज थे वो नॉन मुस्लिम्स के कंट्रोल में जा चुके थे। ऐसा ही है, इंक्लूडिंग बंगाल। बंगाल भी हिंदूज के कंट्रोल में जा चुका था। ऑल्दो इस टाइम पर भी मुगल एम्परर्स थे, लेकिन मुगल एम्परर्स के पास इस टाइम पे पावर नहीं थी। बंगाल के कुछ पार्ट्स इस टाइम पे ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, और कुछ बंगाल के पार्ट्स इस टाइम पे हिंदूज के कंट्रोल में थे। और हाजी शरीयतुल्लाह ये समझते थे कि जो इंडिया है, सब कॉन्टिनेंट है, ये दारुल हर्ब बन चुका है। ये वो ज़मीन बन चुकी है जो नॉन मुस्लिम्स के कंट्रोल में है। और इनका एक और बिलीफ था, इनका मानना क्या था? एंड देयरफॉर फ्राइडे एंड ईद प्रेयर्स शुड नॉट बी ऑफर्ड। और ये समझते थे, इनका एक फतवा था कि क्योंकि इंडिया दारुल हर्ब बन चुका है, तो मुसलमान क्योंकि गुलामी में है, मुसलमान स्लेवरी में है, मुसलमानों के एरियाज उनके हाथ से निकल चुके हैं, तो मुसलमान ऐसी जगह पे फ्राइडे और ईद प्रेयर्स नहीं पढ़ सकते। ये इनका अपना एक फतवा था, इनकी अपनी एक बिलीफ था इनका। ठीक है, सही है। इस बात से कोई अग्री कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो ये समझते थे कि बंगाल के अंदर मुसलमान फ्राइडे प्रेयर्स और ईद प्रेयर्स अदा नहीं कर सकते, क्योंकि मुसलमान यहाँ पे स्लेवरी में है, मुसलमानों के ऊपर हिंदूज और ब्रिटिश रूल कर रहे हैं। ओके, तो इधर तक मैंने आपको ना हाजी शरीयतुल्लाह का एक अर्ली बैकग्राउंड बताया, इनका ताल्लुक कहाँ से था, इन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से अक्वायर करी। और मैंने आपको ये बताया कि इनके टाइम पे मुसलमानों को कैसे ऑप्रेस किया जा रहा था, और इनके बिलीफ्स क्या क्या थे, ये क्या समझते थे। ओके, अब हम ज़रा देखते हैं कि इन्होंने इस्लाम के रिवाइवल के लिए क्या एफर्ट्स करे। अब हम ज़रा डिस्कस करेंगे, नीचे जितनी इंफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा हम ये ज़रा डिस्कस करेंगे कि इन्होंने इस्लाम के रिवाइवल के लिए क्या एफर्ट्स करे। एक बात जो आप लोगों को याद होनी चाहिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था, हम सबको ये पता होना चाहिए कि इन तीनों रिफॉर्मर्स ने, शाह वलीउल्लाह ने, सैयद अहमद बरेलवी ने और हाजी शरीयतुल्लाह ने इस्लाम के रिवाइवल के लिए क्या किया। ये हमें पता होना चाहिए, along with their early life and their beliefs। इनकी अर्ली लाइफ क्या थी, इनके बिलीफ्स क्या थे, और इन्होंने इस्लाम के रिवाइवल के लिए क्या किया। तो हम ज़रा देखते हैं इन्होंने इस्लाम के रिवाइवल के लिए क्या किया। पहली चीज, देयरफॉर टू रिवाइव इस्लाम इन बंगाल, इन्होंने बंगाल के अंदर इस्लाम को रिवाइव करने के लिए ही फाउंडेड द फेराइजी मूवमेंट। इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करी जिसका नाम था फराइजी मूवमेंट। अच्छा, तुम लोगों को शायद कुछ याद आ रहा होगा, सैयद अहमद बरेलवी ने महाराजा रंजीत सिंह के अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट करी थी। उसका नाम क्या था? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, सैयद अहमद बरेलवी ने जो रंजीत सिंह के अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट करी थी, उसका नाम क्या था? जो बच्चे कल वाली क्लास में थे उनको पता होगा। महाराजा रंजीत सिंह के अगेंस्ट जो सैयद अहमद बरेलवी ने मूवमेंट स्टार्ट करी थी, क्या नाम था? जिहाद मूवमेंट, इजंट इट? जिहाद मूवमेंट नाम था, सही है। और वो मूवमेंट जो हाजी शरीयतुल्लाह ने स्टार्ट करी थी टू रिवाइव इस्लाम इन इंडिया, उसका नाम था फराइजी मूवमेंट। तो फराइजी मूवमेंट वो मूवमेंट थी जो किसने स्टार्ट करी थी? हाजी शरीयतुल्लाह ने। और जिहाद मूवमेंट किसने स्टार्ट करी थी?
सैयद अहमद बरेलवी ने। तो ये आप लोग याद रखिएगा अपने माइंड में। ओके। देयरफॉर टू रिवाइव इस्लाम इन बंगाल ही फाउंडेड द फराइजी मूवमेंट विच इनकरेज्ड मुस्लिम्स टू परफॉर्म देयर फराइज। अच्छा, फराइजी मूवमेंट का मतलब क्या था? फराइजी मूवमेंट का मतलब ये था कि इंडिया के मुसलमानों को इस्लाम के करीब लाना, इस्लाम के करीब करना। और एक मुसलमान अपने रिलीजन के करीब कब होता है? जब वो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम को फॉलो करता है। मैं आपको इसकी छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। रमज़ान का महीना आने वाला है, हम सबको पता है। रमज़ान जब आते हैं तो एक ऑर्डिनरी मुसलमान भी जो होता है, मेरे जैसा या आपके जैसा, जो आम दिनों में इतनी पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ता, और ये गुनाह का काम है, हम सबको पता है, वो मुसलमान भी रमज़ानों में कोशिश करता है कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़े, तरावी पढ़े। मुसलमान कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है यार रमजान का महीना है, और मुसलमानों के लिए रमजान का जो महीना है, ये फास्टिंग का भी महीना है। तो वो नमाज भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, कुरान की तिलावत भी करता है। सही है, रेसिटेशन होती है कुरान की। तो वो बहुत ज्यादा अल्लाह ताला के करीब हो जाता है। इसका मतलब इन शॉर्ट ये हुआ कि जितना ज्यादा आप रिलीजियस ऑब्लिगेशंस को फॉलो करोगे, जितना ज्यादा आप 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम को फॉलो करोगे, सही है, उतना ज्यादा आपके अंदर एक स्पिरिचुअल रिवाइवल होगा। और यही पर्पस था इनकी फराइजी मूवमेंट का। ये समझते थे कि अगर इंडिया के मुसलमान अपने फराइज, रिलीजियस ऑब्लिगेशंस, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम को फुलफिल करेंगे, तो ये इनके अंदर एक स्पिरिचुअल रिवाइवल होगा। सही है। तो फराइजी मूवमेंट का पर्पस क्या था? इन शॉर्ट, मुसलमानों को फराइज के करीब लाना, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम के करीब लाना, जैसे प्रेयर्स, जक़ात, फास्टिंग, हज, और सबसे पहला जो हमारा पिलर है, तौहीद एंड रिसालत। सही है। बिलीव इन द यूनिटी एंड वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को अल्लाह ताला का लास्ट और फाइनल मैसेंजर मानना और उनको फॉलो करना। तो ये हमारे 5 पिलर्स हैं। तो ये चाहते थे कि मुसलमान अपने 5 पिलर्स, अपनी रिलीजियस ऑब्लिगेशंस को पूरा करें। आगे बढ़ते हैं। ही wanted Bengali Muslims to give up un-Islamic Hindu practices। जो बंगाल के मुसलमान थे ना, उन्होंने हिंदू प्रैक्टिसेस फॉलो करना शुरू कर दी थी। सही है। तो ये चाहते थे कि जो बंगाली मुसलमान हैं वो हिंदू प्रैक्टिसेस को छोड़ें। एंड ही प्रोमोटेड तौहीद। और इन्होंने तौहीद को प्रोमोट किया, मोनोथीइज्म। ठीक है। और आप सबको पता है कि हिंदुइज्म के अंदर उनका अपना रिलीजन है, उनका अपना बिलीफ है, वो आइडल वर्शिपिंग करते हैं। लेकिन इन्होंने किस चीज को प्रोमोट किया? तौहीद को। ठीक है। और तौहीद को आप सबको पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोनोथीइज्म। ठीक है। बिलीव इन वन गॉड। सही है। तो इन्होंने तौहीद को प्रोमोट किया। आगे बढ़ते हैं। ही ऑल्सो वॉन्टेड द मुस्लिम्स टू गिव अप बिदा। ये चाहते थे कि जो इंडिया के मुसलमान हैं, खास तौर पे बंगाली मुस्लिम्स हैं, ये बिदा गिव अप करें। बिदा क्या है? बिदा का मतलब है इस्लाम के अंदर कोई नई चीज इन्वेंट करना, इनोवेशन। कोई ऐसी डीड करना, कोई ऐसा एक्ट करना जो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की हदीस से, उनकी सुन्नत से साबित नहीं है। भले आपको कितना ही अच्छा क्यों ना लगे, लेकिन अगर होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने ऐसा नहीं किया, और उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं बताया, और आप उसको सवाब समझ के कर रहे हैं, तो ये बिदा है। तो बिदा किसको कहते हैं? बिदा कहते हैं दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर कोई नई चीज इन्वेंट करना जिसका इस्लामिक शरिया से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल सुन्ना से कॉन्ट्रोडिक्टरी हो। मैंने कल भी आपको एक मिसाल दी थी। बहुत सारे लोग अलग अलग किस्म के उन्होंने वजीफे बनाए हुए हैं कि इतनी इतने करोड़ों दफा ये पढ़ लो, इतने लाखों दफा ये पढ़ लो, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। ये क्या है? ये बिदा है। होली प्रॉफिट पीस अपॉन ने नहीं बताया। जो होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस अपॉन ने बताया है, हमें उसको फॉलो करना है। जो उनके सहाबा ने बताया उसको फॉलो करना है। अगर आप अपनी तरफ से दीन में कोई नई चीज लेकर आ रहे हैं, सही है, तो वो बिदा है। तो इन्होंने मुसलमानों को बोला कि वो बिदा छोड़ दें, इनोवेशन छोड़ दें। सच एज प्रैक्टिसिंग फातिहा, उर्स, मीलाद।
तो इन्होंने मुसलमानों को समझाया कि भाई ये जो फातिहा प्रैक्टिस की जाती है ग्रेव्स, कब्र के सामने, जो हमारे यहाँ ग्रेव्स हैं, ग्रेव्स के सामने जो फातिहा होती हैं, इसी तरीके से आपको पता है कुछ श्राइन्स बने हुए हैं, श्राइन्स, ठीक है, उनके अंदर उर्स होता है, और उर्स के अंदर आपको पता है कि एक तरीके से लोग ये समझते हैं कि हम सवाब कर रहे हैं, वहां पे एक तरीके की डांसिंग होती है, सही है, लोग हिलते हैं, उसमें जेंट्स या फीमेल्स हो, वो सब उर्स के अंदर होता है। फिर एक हमारे यहाँ प्रैक्टिस कॉमन है मीलाद की। तो अकॉर्डिंग टू हाजी शरीयतुल्लाह वो ये समझते थे कि फातिहा, उर्स और मीलाद जो है ये बिदा है, ये दीन के अंदर इन्वेंशन है, किसी सहाबा ने प्रैक्टिस नहीं करी, होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के टाइम पे ये चीजें नहीं हुई। ठीक है, अच्छा, अब इधर मैं जरा एक डिस्क्लेमर दे दूं। वो डिस्क्लेमर क्या है, मैं ये इधर ये बता दूं, डिस्क्लेमर ये है कि आप में से हो सकता है कुछ बच्चे इनको सही समझते हो, सबका अपना अपना एक एक्ट है, मैं किसी के बारे में गलत या सही की जजमेंट नहीं दे रहा, मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो आपके सिलेबस का पार्ट है और जो हाजी शरीयतुल्लाह के बिलीफ्स थे। इधर मैं किसी को गलत या सही साबित करने के लिए नहीं बैठा हुआ, सही है, मैं नहीं बैठा हुआ, हो सकता है ये बातें मैं भी नहीं सही समझता हूँ और आप सही समझते हो, ठीक है, आपका और मेरा एक कॉन्ट्रोडिक्शन हो यहाँ पे, लेकिन इधर हर किसी को अपना जवाब देना है और हर किसी को खुद देखना चाहिए कि वो जो एक्ट कर रहा है आइदर वो सहाबा ने प्रैक्टिस किया था या नहीं किया था। बहरहाल ये एक लंबी डिबेट है, लेकिन हाजी शरीयतुल्लाह ये समझते थे कि प्रैक्टिसिंग फातिहा, उर्स एंड मीलाद आर बिदा, वो ये समझते थे कि ये रिलीजन के अंदर एक इनोवेशन है। ठीक है, ओके, यहां तक तुम लोग ये जो तीन बातें मैंने करी, इन तीन बातों को जल्दी से देखो, मुझे बताओ फराइजी मूवमेंट की ये तीन बातें आपको समझ में आ रही हैं, फिर मैं क्विकली आगे बढ़ के इसको रैप अप करूं, जल्दी से गो थ्रू करूं ये तीन पॉइंट्स, 1, 2 और 3, ये तीन पॉइंट्स जल्दी से गो थ्रू करो। ओके, तो अब मैं जरा आप लोगों को दोबारा से एक बात रिपीट करके बता दूं, तो जो इनकी फराइजी मूवमेंट थी उसका पर्पस क्या था, स्पिरिचुअल रिवाइवल, स्पिरिचुअल रिवाइवल ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों का स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल रिवाइवल इसका पर्पस था, और मुसलमानों को इस्लाम के करीब लाना इसका एक पर्पस था फराइजी मूवमेंट का। सही है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये क्या चाहते थे, फराइजी मूवमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव था, ही ऑल्सो वॉन्टेड मुस्लिम्स टू आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह फॉर देयर पास्ट सिंस, ये चाहते थे कि मुसलमान अल्लाह ताला से फॉरगिवनेस मांगे अपने पुराने गुनाहों की, पास्ट सिंस की, सही है, एंड प्रॉमिस टू लिव अ राइटियस लाइफ इन फ्यूचर, और मुसलमान अल्लाह ताला से प्रॉमिस करें कि वो फ्यूचर में राइटियस लाइफ, पायस लाइफ लीड करेंगे, जिसमें वो इस्लामिक पिलर्स को फॉलो करेंगे, सही है, शरिया को फॉलो करेंगे, और वो अन इस्लामिक डीड्स को अवॉइड करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये फराइजी मूवमेंट का ना ये एक ऑब्जेक्टिव था, और फराइजी मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव का पर्पस क्या था, स्पिरिचुअल रिवाइवल ऑफ मुस्लिम्स। आगे बढ़ते हैं। ही सपोर्टेड द आइडिया ऑफ जिहाद अगेंस्ट हिंदूज एंड ब्रिटिश, ये भी समझते थे कि बंगाल के मुसलमानों को जिहाद करना चाहिए, एक आर्म्ड स्ट्रगल करनी चाहिए, किसके अगेंस्ट, ऑपरेशन के अगेंस्ट, जुल्म के अगेंस्ट, किसके जुल्म के अगेंस्ट, हिंदू जमींदार्स एंड ब्रिटिश। सही है, तो ये जिहाद पे भी बिलीफ रखते थे, लेकिन इनकी जो मेजर मूवमेंट थी उसका नाम था फराइजी मूवमेंट। सही है, और ये सारी चीजें जो हमने अभी तक डिस्कस करी ये फराइजी मूवमेंट का एक पार्ट थी। ओके, चलो अब हम जरा क्विकली इसको रैप अप करने की कोशिश करते हैं, और हम लोग इसको खत्म करते हैं, फिर मैं आप लोगों से इसका एक रीकैप लूंगा, और हम लोग क्विकली एक 14 मार्क का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो बंगाली मुसलमान थे, बंगाली मुसलमान,
क्योंकि आपको पता है इनका ताल्लुक बंगाल से था। तो जो बंगाली मुसलमान थे जिन्होंने इनकी मूवमेंट को फॉलो किया, इनके स्टूडेंट्स बन गए, उनको फराइजीज कहा जाता था। द पीपल हु फॉलोड हिज टीचिंग्स, हु बिकेम द स्टूडेंट ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह, केम टू बी नोन एज फराइजीज। फराइजी मूवमेंट ने क्या किया? द फराइजी मूवमेंट गेव कॉन्फिडेंस टू द मुस्लिम कम्युनिटी व्हेन दे वर ऑप्रेस्ड बाय हिंदूज एंड ब्रिटिश। फराइजी मूवमेंट ने, हाँ, ज्यादातर ये बंगाल के अंदर ही फॉलो हो रही थी। आपको पता है उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, कोई मीडिया नहीं था। तो इनकी जो मूवमेंट थी वो बंगाल के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, बंगाल के अंदर। ठीक है, ओके। द फराइजी मूवमेंट गेव कॉन्फिडेंस टू द मुस्लिम कम्युनिटी। फराइजी मूवमेंट की वजह से जो बंगाली मुस्लिम्स थे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ था। व्हेन दे वर ऑप्रेस्ड बाय हिंदूज एंड ब्रिटिश, फराइजी मूवमेंट ने बंगाली मुस्लिम्स को क्या किया था? यूनाइट किया था। क्या किया था? यूनाइट किया था। तो ये बात याद रखना, जो फराइजी मूवमेंट थी इसने बंगाली मुस्लिम्स को क्या किया था? यूनाइट किया था अगेंस्ट हिंदूज एंड ब्रिटिश। ओके, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको रैप अप करते हैं। द हिंदूज एंड ब्रिटिश वर अलार्म्ड बाय हिज पॉपुलैरिटी। फराइजी मूवमेंट बहुत पॉपुलर होना शुरू हो गई बंगाल के अंदर, और जो बंगाली मुसलमान थे उन्होंने फराइजी मूवमेंट को फॉलो करना शुरू कर दिया, और फराइजी मूवमेंट की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से जो हिंदूज थे और जो ब्रिटिश थे, देवर अलार्म्ड, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वो कहने लगे कि यार इनकी मूवमेंट तो जो है वो पॉपुलर होती जा रही है, बंगाल के जो मुसलमान हैं वो अपने रिलीजन के, इस्लाम के करीब आ रहे हैं, और अगर मुसलमान यूनाइट हो गए तो कल को मुसलमान हमारे लिए एक थ्रेट बन सकते हैं, हिंदूज के लिए और ब्रिटिश के लिए। तो अब किया क्या इनके साथ? इनके साथ क्या हुआ? द हिंदूज एंड ब्रिटिश, इधर आपको ये बता रहे हैं, दोबारा देख लेते हैं। द हिंदूज एंड ब्रिटिश वर अलार्म्ड बाय हिज पॉपुलैरिटी एंड एक्सपेल्ड हिम टू नवाबगंज इन ढाका। और इनको जो है क्या कर दिया गया? इनको एक्सपेल कर दिया गया ढाका में। एक्सपेल का मतलब क्या होता है? इनको निकाल दिया। जो इनका नेटिव टाउन था उधर से इनको निकाल दिया। ठीक है, वेयर ही डाइड इन 1840, जहां पर इनकी क्या हो गई? इनकी डेथ हो गई। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर हिज डेथ, इनकी डेथ के बाद, द फराइजी मूवमेंट वॉज कंटिन्यूड बाय हिज सन दादू मियाँ। इनकी डेथ के बाद इनकी मूवमेंट को कौन अपने साथ लेके चले? इनकी मूवमेंट को इनके बेटे ने कंटिन्यू करा। इनके बेटे का नाम था दादू मियाँ, या फिर मोहसिन उद्दीन। मोहसिन उद्दीन रियल नेम था, दादू मियाँ उनका टाइटल था। हम इनके बारे में पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। आखिरी बात देखते हैं। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें एक बात ये बता दूं, मैंने हर रिफॉर्मर में जो आखिरी दो लाइंस लिखी हुई हैं ये आपको याद होनी चाहिए। और हर रिफॉर्मर को जब आप एक्सप्लेन करोगे, जो जो आखिरी दो लाइंस हैं उनको आप जरूर लिखेंगे। ये इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट। और आपके आंसर में इम्पैक्ट का होना जरूरी है। तो इनकी फराइजी मूवमेंट का फायदा क्या हुआ ये हम जरा देखते हैं। हिज टीचिंग्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिवाइविंग इस्लाम इन बंगाल। इनकी टीचिंग्स ने, फराइजी मूवमेंट ने, इनकी टीचिंग्स ने बंगाल के अंदर इस्लाम को रिवाइव किया एंड प्योरीफाइड द इस्लामिक सोसाइटी। और जो इस्लामिक सोसाइटी थी बंगाल की, जिसके अंदर हिंदू प्रैक्टिसेस आ चुकी थी, उस सोसाइटी को प्योरीफाई किया, इस्लामिक सोसाइटी को, फ्रॉम हिंदू कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। और इनकी फराइजी मूवमेंट ने बंगाली मुस्लिम्स के अंदर स्पिरिचुअल रिवाइवल किया और बंगाली मुसलमानों को यूनाइट किया अगेंस्ट हिंदूज एंड ब्रिटिश। सही है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, ओके। अच्छा, अब तुम लोगों को मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तुम लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट्स भी साथ में लेते रहना। पहले तुम लोग जल्दी से पढ़ो हाजी शरीयतुल्लाह के बारे में। ये फर्स्ट जो स्लाइड है इसको गो थ्रू करो, फिर जो सेकंड स्लाइड है जल्दी से उसको गो थ्रू करो, जल्दी जल्दी जरा गो थ्रू करो, और आराम से याद आ जाएगा तुम लोगों को।
ओके, तुम लोग जल्दी से दूसरी स्क्रीन को गो थ्रू करो। अच्छा, अब मैं तुम लोगों से जरा एक सवाल पूछूंगा, तुम लोग जल्दी से मुझे जवाब दोगे। और 10:10 पे आप लोगों को पता है 4 मिनट्स के अंदर ये क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी। 10 मिनट के बाद तुम लोग रीज्वाइन करोगे, ठीक है? एट 10:20। अच्छा, 10:20 पे आप लोग करोगे रीज्वाइन, ठीक है? और उसके बाद जो है, बेटा एक्सट्रीमली ग्लैड, आप मुझे अपना नाम बता दो कि आप कौन हो। सैमसंग SM A145F। तो आप अपना नाम बता दो, मैंने तो आपको क्लास के अंदर वो कर दिया है, लेकिन आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड कि आप क्लास ले रहे हो, वरना मैं आपके साथ रिकॉर्डेड लेक्चर भी शेयर कर देता। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं आप लोगों से क्या कह रहा था, आप लोग जरा सा मुझे रिकैप दे दो। और हम लोग इंशाल्लाह ब्रेक के बाद एक 14 मार्क का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दो 4 मार्क के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक 7 मार्क का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और हम लोग इंशाल्लाह फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? ओके। अच्छा, आप लोग जरा मुझे बताओ, हाजी शरीयतुल्लाह कहाँ के रिफॉर्मर थे, जल्दी से बताओ। इंडिया के किस एरिया को बिलोंग करते थे? बी क्विक, जल्दी से बी क्विक। ही बिलोंग टू ईस्ट बंगाल, ठीक है? बंगाल को बिलोंग करते थे। मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ। सही है, ओके। अच्छा, इन्होंने किस टीचर के मदरसे में अपनी अर्ली एजुकेशन अक्वायर करी थी? इनके टीचर कौन थे? आप लोग मुझे बताएंगे जल्दी से। बशारत अली, ओके, वेरी गुड। बशारत अली के मदरसे से जो कैलकाटा में था, इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन अक्वायर करी थी। ओके, परफेक्ट, जबरदस्त, सही है। उसके बाद ये हायर स्टडीज के लिए कहाँ चले गए थे? अरेबिया चले गए थे। और ये किस मूवमेंट से इंस्पायर्ड थे? वहाबी मूवमेंट से इंस्पायर्ड थे, वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा, इनके टाइम पे मुसलमानों को, बंगाली मुस्लिम्स को कौन ऑप्रेस कर रहा था, कौन जुल्म कर रहा था? ओके, हिंदू जमींदार्स एंड ब्रिटिश, ओके, जबरदस्त, सही है, हिंदू जमींदार्स और ब्रिटिश। ठीक है। मुसलमानों के ऊपर टैक्सेस ज्यादा थे या कम थे? जल्दी से बताओ प्लीज। ज्यादा थे। ये समझते थे कि इंडिया क्या बन चुका है। इन्होंने इंडिया के लिए एक टर्म यूज करा था, दारुल हर्ब बन चुका है, वेरी गुड, जबरदस्त। और इंडिया में मुसलमानों ने किस रिलीजन की प्रैक्टिसेस को फॉलो करना शुरू कर दिया था? हिंदुइज्म की प्रैक्टिसेस को फॉलो करना शुरू कर दिया था। ओके। तो इन्होंने इंडिया के मुसलमान को इस्लाम के करीब लाने के लिए कौन सी मूवमेंट स्टार्ट करी? फराइजी मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, मुसलमान क्या फॉलो करें? फराइज, रिलीजियस ऑब्लिगेशंस, जैसे कौन सी रिलीजियस ऑब्लिगेशंस है, जैसे? ओके, फास्टिंग, प्रेयर्स, वेरी गुड। इन्होंने तौहीद को क्या किया? प्रोमोट किया, वेरी गुड, जबरदस्त, प्रोमोट किया। इनकी मूवमेंट की वजह से इंडिया के अंदर जो बंगाली मुस्लिम्स थे, उनका स्पिरिचुअल क्या हुआ? इंडिया के मुस्लिम्स का स्पिरिचुअल क्या हुआ? रिवाइवल हुआ। और इनकी डेथ के बाद इनकी मूवमेंट को किसने कंटिन्यू करा? दादू मियाँ ने, परफेक्ट, सही है, ओके। हम ब्रेक पे जा रहे हैं। 10 मिनट्स के बाद तुम लोग रीज्वाइन करोगे। 10:20 पे हम लोग 14 मार्क का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे,
और फिर हम लोग क्विकली आगे 4 मार्क के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज रीज्वाइन कर लेना 10:20 शार्प।